बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने आज़ादी हज़ार को पीका का टीका लगा दिया। मेरे बाजू पे बंदी ये पट्टी इसी बात का इज़हार है जो सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से एहतजाज है, उसका एहतजाज का हिस्सा बनते हुए हमने भी अपने बाजू पे काली पट्टी बांध रखी है। देखते हैं हुकूमत पे इसका कितना असर होता है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत सारे अहम मामला आते हैं। एक 349 सफ़ात का ख़त सामने आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ मुज़ाकरात बंद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के दायरे को किस तरीके से वसी करेगी। मेरे साथ मौजूद अज़हर सिद्दीक साहब, सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक हैं। और इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम नून से राजा कमरुल इस्लाम साहब ने। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, सर आप ही बताइएगा, क्या जो है वो 349 सफ़ात का ख़त सुप्रीम कोर्ट या फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन है उनकी सेहत पे असर डाल सकता है, या उनसे किस हद तक जो है वो मुतालबाती सूरत में सामने आ सकता है? क्या करें वो? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हमने तो आइन और कानून जिस जिस चीज की इजाजत हमें देता है वो हम रेमेडीज ले रहे हैं। तो मेन जो वजह है इस खत के दरमियान ये 26 नवंबर वाले वाक़े के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी है उनको, और ये इख्तियार है हमारे चीफ जज साहिबान का, इसीलिए चीफ जस्टिस को भी लिखा गया है और आईनी बेंच के सरबराह को भी लिखा गया और सारे सबूत लगाए हैं। इमरान खान के साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बिजली बंद कर देना, जो कह रहे हैं कि सहूलियात दी गई हैं, वो सहूलियात ना देने के हवाले से, फिर 26 नवंबर को जो लोग जख्मी हुए, जो शहीद हुए, जो वाकयात सारे आए, वो सारी की सारी एविडेंस अब लगा के भेज दी है ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब आप सिर्फ खाली हवा में बातें कर रहे हैं। जितनी चीजें यही तो चीजें थी वो वाली जो मुज़ाकरात के लिए रखी गई कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इनका बहाना ये था कि जनाब जो कि अदालतों में मामलात हैं इसलिए हम कमीशन नहीं बना सकते। तो वो उसको भी हालात को सामने रखते हुए एक चीज बता दी गई। लेकिन मैं बार बार टीवी प्रोग्रामों में भी कहा है कि आईने पाकिस्तान 1973 में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो इस बात को बार करता हो। और इसी तरह पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आ जाए, जो कि इस पे पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 लगेगा। सेक्शन 3 बड़ा क्लियर है, जो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट के अपना उन तीनों का यानी उन वफाकी काबीना का इख्तियार है। और उस इख्तियार को सामने रखते हुए देखा जाए तो हमने तो वो सारी अपनी कोशिशें और काविशें कर ली कि हमने कोई एहसान नहीं है और ना हम कोई ये अपना अब मिलते तरले पे तो गवर्नमेंट आई हुई है। जिस तरह स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा है, वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। एक ट्रैप था जो हमें अब भी समझ में आ रही है बात कि उन्होंने जो उनकी तरफ से जो बात आई है कि पार्लिमानी कमेटी बना ले। अच्छा, पार्लिमानी कमेटी की आइन और कानून में क्या हैसियत है? पार्लिमानी कमेटी की कानून में न आइन में कितनी करारदादें पास होती हैं, उसकी हैसियत क्या है? पार्लिमानी कमेटी का तो मकसद है जी मिट्टी पाओ, बस छोड़ दो इस पे। पार्लियामान में अगर अभी तक 2.5-3 सालों से ये जो पार्लियामान थी लूली लंगड़ी नाम की, उसने क्या किया या बता दें कि जब से हुकूमत पहले हमें गिराने के बाद ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए अपना वोट खरीदने के बाद कुछ मिला, कुछ नजर आया? जुल्म, ज्यादती, 144 का निफाज, नजरबंदी के ऑर्डर। सर, ये पार्लिमानी कमेटी की ऑफर्स तो इमरान खान साहब भी अपने दौर में देते रहे ना। जब उनसे 2018 के इलेक्शन के हवाले से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा पार्लिमानी कमेटी बना लें। तो अब ये वक्त का पहिया घूम गया है क्या? नहीं, देखिए मैं फिर बताता चलूं, हम कोई इलेक्शन के धांधली के हवाले से हम बात है। इलेक्शन की धांधली हमारा सारा मामला ये तो इंसानी हकूक है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। और जहां तक इलेक्शन के हवाले से है, वो 2013 में तो आपको याद होगा जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही के अंदर बाकायदा एक कमीशन बना था कानून के तहत। तो ये इख्तियारात सारे अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो तब है, वरना वजह है कि है नहीं ना। उन्हें दिखे जिस बुनियाद पर ये खड़े हैं फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर, जो बयानिया बनाया 9 मई का या 26 नवंबर का, तो वो जब जुडिशल कमीशन से भाग ऐसे रहे हैं, करना किस बात का? हुकूमत वक्त इनकी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कमीशन बनाना है, सारे इदारे इनके पास है, मटेरियल सारा इन्होंने देना है,
हर चीज इनकी तरफ से आनी है। तो अज़हर सिद्दीक साहब, अब हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने जब एक ऑप्शन को इस्तेमाल किया जो मुज़ाकरात का था, वो कामयाब नहीं हो सका, तो अब ऑप्शन 2 की तरफ आए हैं कि जहां आप चीफ जस्टिस साहब से और आईनी बेंच के सरबराह से अपील कर रहे हैं। देखिए हमारे पास तो राइट सारे, हम तो इंसाफ के लिए मुतलाशी है, दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, तो हम तो अपने पास जो रेमेडी है, हमने तो कोई माजी की तरह ना एनआरओ किया, ना मुल्क छोड़ के भागे, ना हमने कोई ऐसे बाकायदा कानून साजी की, ना हमारी कोई डिमांड ऐसी है। हम तो ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि इस जमहूरी निजाम के अंदर इस घटिया तरीन जमहूरियत में जो फॉर्म 45 और 47 के जरिए आई है, हम वहां खड़े हैं और हमने राइट के लिए दूसरा जो है अगली तहरीक जो है वो 8 तारीख के बाद सामने आएगी। 8 की कॉल दी हुई है, 8 को लोग सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। और वैसे भी बताया चलूं, मैंने मुझसे किसी ने पूछा था, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 2.5 साल साढ़े तीन सालों से यही बात कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं जाना जब तक लोग सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन लोग सड़कों पे ये निकलने दे नहीं रहे, उनके लिए जिंदगी अजीरन कर दी है, हालात टाइट कर दिए हैं, बहुत तंगी कर दी है। ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ऐसी नहीं, अगर ये ह्यूमन राइट की वायलेशन ना इतनी होती तो क्या जरूरत थी यूएन मैं अज़हर साहब लिखने की। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आता हूं, जरा मैं राजा साहब से भी पूछ लूं। राजा साहब, जिस तरीके से अज़हर सिद्दीक साहब सर फरमा रहे हैं, एक ख़त भी जो है वो मौसूल हो चुका है, चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा गया है, आईनी बेंच के सरबराह को भी लिखा गया है, तो फिर आप लोग कहा करते थे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि 26 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ। उसमें तो 350 सफ़ात, एक कम 350 है। तो अब हुकूमत ये तस्लीम करने पे तैयार होगी कि 26 नवंबर को कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी बुनियाद पे कमीशन बनाया जा सके? देखिए, अगर सफ़ात की बुनियाद पे सबूत का तयन हो कि सफ़ात चूंकि ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि सबूत आ गया, हम तो उसी बात पे आज भी कायम है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कमीशन बनता है तो कमीशन कब बनता है, जब कोई ऐसी चीज हो जो कोई एम्बिग्विटी हो, कोई अनरिजॉल्व्ड चीज हो। अब एक देखें कि फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं और उनका ट्रायल हो रहा है। अब मुझे बताएं कि अगर फर्ज किया थोड़ी देर के लिए आप सपोज करें कि कमीशन बन जाए और कमीशन की राय और जो अदालतों की राय हो आफ्टर प्रोसिक्यूशन वो डिफरेंट आ जाए, तो फिर किसका कानून क्या कहता है? क्या अदालत का फैसला नल एंड वॉइड हो जाएगा? कमीशन का जो रोल होता है वो तो किसी चीज पे सर्टेनमेंट ऑफ ट्रुथ होता है। मसलन मॉडल की अगर मैं आप मिसाल दूं, अक्सर ये देते हैं कि जी मॉडल टाउन में कमीशन बना था, तो मॉडल टाउन में कमीशन उस वाकये पे नहीं बना था कि ये वाकया हुआ या नहीं हुआ, ना इस बात पे बना था कि वो फायर पुलिस वालों ने जब किए और ऊपर से फायर हुए। तो बना किस बात पे था कि क्या लिंकेज एस्टेब्लिश हो कि जिन लोगों पर ये इल्जामात लगा रहे थे कि जी ये डायरेक्ट उसमें शरीक हैं, आया वो शरीक हैं या नहीं। तो इस किस्म कंपोनेंट पे तो कमीशन बन सकता है, लेकिन जो वाकया हुआ और जिस वाकयात की बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं और मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लोगों की जमानतें बहुत सूखी हो गई हैं, कुछ तो बरी भी इवन हो गए और कुछ सजा भी हो गए। तो इसलिए ये तो एक बेहतर तरीका तो इसका वही अदालत की है। दूसरी बात जो थी वो जो फरमा रहे हैं अज़हर साहब, मेरे भाई ने कहा कि जी ये सड़कों पे हुकूमत तब जाएगी जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, और बड़ी मासूमियत से अगले जुमले में कह रहे हैं कि सड़कों पे कोई निकलता नहीं है या कोई निकलने नहीं देता। तो अब मुझे बताएं कि ये कौन सी ऐसी हुकूमत होगी कि जो अपने जाने के लिए कहे कि जी आप आए और गुंडागर्दी भी करें, आप आए तोड़ फोड़ भी करें, आप आए आतिशज़दगी भी करें, आप आए और दरख्तों को भी आग लगा दें। ये जितने वाकयात हुए इस पिछले अरसे में, 2-3 हमले तो इस्लामाबाद पे हुए, तो उस वो कुछ हुआ वो सबको पता है। और बड़ी दिलचस्प किस्म की लॉजिक भी आपस में जो है वो नहीं करती इत्तेफाक के। एक तरफ कहा जाता है कि जी 9 मई को हमें रोका क्यों नहीं गया, अगर रोका जाता यानी रोका नहीं गया, और जब रोका गया तो कहा जाता है कि रोका क्यों गया सड़कों पे आने से। तो कंडक्ट देखना पड़ता है। तो इसलिए लॉजिकली कोई बात जो होगी, और उसके लिए जो फोरम था वो मुज़ाकरात का फोरम था, वहां पे बैठ वहां पे बात होती, वहां पे हुकूमत ने इनकार तो नहीं किया था कि हम कमीशन अभी नहीं बनाएंगे, ना उसका यकसर इनकार था, लेकिन वो जब भी वो बात होती है मुज़ाकरात की वहां से भाग जाते हैं।
तो अब बात तो आखिर मुज़ाकरात पे ही खत्म होनी है, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। जी सर, कादिर मंदुखेल साहब, सर आप ज़ाहिर है कानून को भी बेहतर जानते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं सर, ये कानूनी हैसियत क्या होगी इन खतूत की? कोई एक्शन इसके ऊपर बनता है, कोई चीफ जस्टिस और फिर आईनी बेंच के सरबरा, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा इतने ज़हीम खत से? जी बहुत शुक्रिया। मैं अज़हर सिद्दीक साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है, मैं उनकी गुफ्तगू सुन भी रहा था और लिख भी रहा था। 1973 के कानून 2017 के का इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है ना वो कमीशन बनाया जाए, हुकूमत के पास इख्तियार है और पार्लिमानी कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लंगड़ी हुकूमत है, फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ हुकूमत को ये गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत को 2017 का इंक्वायरी एक्ट के तहत तो सेक्शन की इंक्वायरी भी चाह रहे हैं। तो आखिर चाह क्या रहा है? ये तो पहले ये तय कर लेना कि ये हुकूमत फ्रॉड है, झूठ है, फ्रॉडिया है, जो आप गाली देना चाहे, फिर उसी हुकूमत से आप भीख में मांग रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि अज़हर सिद्दीक साहब माशाल्लाह वकील है, कोई जाहिल आदमी होता तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल था। इनको समझाना मेरे हिसाब से आसान इस वजह से है कि अगर ये इंक्वायरी कमीशन अगर बन भी गई है तो उस पर इत्तफाक कौन करेगा? आपके अपने मनपसंद जजेस की जो आप चाह रहे हो तो कभी नहीं होगा। न्यूट्रल जज भी अगर इत्तफाक हो जाए और वो इंक्वायरी कमीशन फाइंडिंग है, वो उनका काम सिर्फ इतना है कि वो फैक्ट फाइंडिंग और रिकमेंडेशन दे। एक वकील की हैसियत से मैं और अज़हर साहब तो ये कभी मान नहीं सकते कि वो कोई चालान कैंसिल होगा, कोई FIR कैंसिल होगा, कोई जज को हिदायत मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। एक रिकमेंडेशन के तौर पे एक कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन बन जाए और वो एक अपने रिपोर्ट दे देगा, उससे आगे कोई हैसियत नहीं उनकी। पार्लियामेंट की हैसियत है। अगर अज़हर सिद्दीक साहब कभी पार्लियामेंटेरियन होते तो ये जरूर उसकी अहमियत समझ जाते। पार्लियामेंट की एक हैसियत है। पार्लियामानी कमेटी अगर बन जाए, दोनों तरफ से वो अगर मुत्तफका कोई चीज पे मुत्तफिक हो जाए तो वो असेंबली के अंदर से कानून साजी करा सकती है, अक्सर इसका के तमाम केसेस को खत्म भी कर सकता है, कानून को उड़ा सकता है। इतना पावर है पार्लिमानी कमेटी का, पार्लियामेंट का, कि वो चाहे तो ये कह दे आज के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। ये चाहे कि पाकिस्तान के हर जिले में सुप्रीम कोर्ट होगा तो होगा। इतने इख्तियार है अगर कोई समझे। लेकिन एक सिंगल जज जो हुकूमत के माते, तो वो बेचारा तो सिर्फ एक रिपोर्ट दे सकता है कि बाबा ये सही ये गलत है। उसका केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर, टक्के का भी असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन ये चीज भी नामुमकिन है। तो फिर मंदुखेल साहब, इस मुतालबे का मकसद क्या आपको लगता है? कमीशन तो उस वक्त किसका, इस मुतालबे का मकसद क्या लगता है? ये जो कमीशन बनाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी, इसका मकसद फिर क्या होगा? ऐसे फजूल के ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मराहत ले रहे। पब्लिक अकाउंट कमेटी रिश्वत के तौर पे हुकूमत ने दे दी उनको, मुंह चुप हो गया उनका। और इसी तरह 1 साल गुजर गया, खान जेल में पड़ा हुआ है, कारकुनान जेल में पड़े, मासूम पश्तूनों को जो ना वो कत्ल करवाए इन लोगों ने, और फिर अगले दिन उसका इस्तेकबाल भी कर रहे जिसपे कत्ल का इल्जाम लगा रहे। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? आप मुझे बता दें। और अज़हर सिद्दीक साहब के 8 फरवरी की दुनिया निकलेगी। और भाई खान को 14 साल सजा हुई, आपकी अपनी सूबे में 4 आदमी नहीं निकले, दुनिया निकलेगी। और इससे पहले जो दुनिया निकली, जो मासूम पश्तूनों को वरगला के आपकी बिशरा बीबी ले आई थी और यहां गोलियों के सामने छोड़ा, आप खुद कहां थे? इस्लामाबाद की क़यादत किधर थी? पंजाब की क़यादत किधर थी? सिंध बलूचिस्तान की क़यादत किधर थी? पिंडी की क़यादत किधर थी? भाई सारे के सारे ड्रामे करे और कुछ नहीं है। सिर्फ टॉक शो की हद तक ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी बातें यूं कर दो, यूं हो जाएगा, न कमीशन बनेगा, न कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, न ये लंगड़ी लूली हुकूमत जिसको ये कह रही ये बनाएंगे। ये अपनी दाढ़ी उनके हाथ में नहीं दे सकते। हाँ, वज़ीर आज़म ने कल अच्छी बात की है, बनाओ पार्लिमानी कमेटी पर। 2018 में जब जनरल गैंगस्टर ने RTS सिस्टम बिठा के आपको पाकिस्तान पे मुसल्लत करी, उसकी भी इंक्वायरी कर दे। उससे पहले अपने कजन के साथ जो आपने धरना दिया उसकी भी इंक्वायरी कर दे। तो बहुत सारी फिर इंक्वायरियां खुल जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये बेचारे इसी पे खुश हो रहे हैं। मौलाना को गालियां एक दिन देते, अगले दिन उसके दर पे पड़ जाते। मौलाना ने भी जवाब दे दिए, जाओ आप एक काम करो ना, कमरा मुर्तजा के साथ आप राब्ते में रहे। मैं आपको बताऊं, मैं किसी आदमी से तंग होता हूं
तो किसी आदमी से तंग होता हूं जो बार बार मुझे फोन करता है, बार बार एक चीज पे जिद करता है, नाजायज अप्रोच करते हैं, तो मैं कह यार मेरी पीएस से बात कर लो, वो आपको बता देगा। इसका मतलब टालना, मौलाना ने भी टाल दिया उसको, जाओ गाबरा मुर्जा से बात कर लो, वो आपको बता नहीं, क्योंकि वो पता है। मौलाना ने गिला भी किया है, मौलाना ने गिला भी किया है कि मुझे आपने हुकूमत से मुज़ाकरात पे हमने एतमाद में नहीं लिया। अगले दिन मुंह उठा के फिर चले गए मौलाना के पास। साहब मैं ब्रेक लेता हूं, फिर अदर सिद्दीक साहब से भी आपकी बातों का सर एक जवाब ले लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद अदर सिद्दीक साहब। कादिर मंदुखेल साहब बता रहे थे पार्लियामेंट कमीशन की अफादियत, सर इन अफादियत को सुनने के बाद भी कुछ राय आपकी तब्दील नहीं हुई सर? एक पढ़े लिखे नहीं है और फिर झूठ बोलते हैं हम, हमारी आदत है ना ये। सर प्रैक्टिसिंग लॉयर है, कैसे पढ़े लिखे नहीं है मंदुखेल साहब? मैं जरा एक तशबीह के तौर पर बात की है। अब लाजमी तो नहीं है ना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बंदा को खास करने चला जाए। हो चुकी है, दलाल से बात कर रहे हैं, आपसे ज्यादा गालियां मुझे आती है। चुप करके बैठो, आपसे ज्यादा मुझे गालियां आती है तमीज के दायरे में, कानून के दायरे में, अखलाकियात के दायरे में। नहीं तो कपड़े हाथ में। कादिर मंदुखेल साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूं, सर आता हूं। कानून आता है, ऐसे बैठ के आए तो चैनलों पे आराम से एक चैनल पे बात किया करो, किताब सीखो। पकड़ा दूंगा मैं मंदुखेल साहब सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं ना, मैं मंदुखेल साहब सर आपकी तरफ आ रहा हूं ना, मंदुखेल साहब तो आपसे ज्यादा गालियां मुझे आता है सर। मंदुखेल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर। अखलाक के दायरे में वकील बनो, लोफर नहीं बनो। सर मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मंदुखेल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। वकालत नहीं करते हो, बातें इधर करे हो कानून की। मंदुखेल साहब मैं सर आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, करना इधर मीडिया पे। मैं सर आ रहा हूं मंदुखेल साहब आपकी तरफ। अजहर सिद्दीक साहब सर आप बात कीजिएगा। ये जब भी तमीज से बार बार करेंगे इसको मैं कपड़े हाथ में पकड़ा दूंगा, याद रखना, उसको समझा देना। अच्छा सर मैं आपकी तरफ आता हूं ना, आप बात कर लीजिएगा। जी 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 अजहर सिद्दीक साहब सर। देखिए मैंने जो बात की थी ना, गुस्सा खा गए इस बात का। पढ़े लिखे आदमी का मतलब है पढ़ी लिखी बात करना। आईने पाकिस्तान 1973 और नेशनल असेंबली के रूल सारे पढ़ लें आप। पार्लियामानी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, वकालत छोड़ दूंगा मैं अगर ये बैठ के बात कर रहे हैं ना। और पार्लियामानी कमेटी की रिपोर्टें ढेर लगे हुए हैं सारे, देखिए वो एक तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। डिबेट कर इसी पे, चैलेंज इसी पे डिबेट कर रहा है। मैं कादिर साहब आपको सर मैं कादिर साहब आपको मुकम्मल टाइम दूंगा सर, बात मुकम्मल होने दें अजहर साहब की। सर बात मुकम्मल होने दें, अजहर साहब सिर्फ आप बात कीजिएगा सर। यार मैं चुप करके इसका झूठ सुनता रहा हूं, चुप सुनता रहा हूं। नहीं सर झूठ सच का फैसला सर हमने नहीं करना सर। अजहर साहब आप फरमाएं सर। कादिर साहब प्लीज सर आप 2 मिनट दे दीजिएगा जरा, मैं अजहर साहब को सुन लूं सर। अच्छा देखिए बड़ा वाज़ेह है, अपना ना आईने पाकिस्तान 1973 पढ़ ले और नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारा पढ़ ले। एक करारदाद की अहमियत एक कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। वो गाइडेंस दे रही है हुकूमत को, हुकूमत ऐसी करारदादों को फाड़ के। भाई करारदाद की बात नहीं हो रही, कमीशन की बात हो रही है। कमीशन की बात करो, करारदाद क्या होता है? मैं कादिर साहब में सच्ची बात तो क्या करो ना। कादिर साहब की बात हो रही, करारदाद कहां से बीच में ले आया है? मंदुखेल साहब मैं तो गलत बयानी तो ना करो ना, गलत बयानी तो ना करो ना। बात हो रही कमीशन की करारदाद पे आ गए। मंदुखेल साहब मैं सर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बोलो ना, फैक्ट क्यों पता है बात करे थे कमीशन की, एकदम जम मारे करारदाद पे। मैं कुछ तो सच बोले। चुप कर जाओ लानतुल्लाह काज़िमीन, झूठों में लानत हो खुदा की। सर इस तरह की बात ना करें अदर साहब भी। मैं सर कादिर साहब सर रिक्वेस्ट है आपसे सर 2 मिनट टाइम दे दीजिएगा सर। 2 मिनट आप मुकम्मल होने दें बात अदर सिद्दीक साहब की सर, प्लीज सर। जी अदर साहब बताऊं आप अपना नुक्ता नजर दे, जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा। मैं अब आईन और कानून के मुताबिक पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। देखिए बड़ी वाज़ेह तौर पर बताना चलूं कि पार्लियामानी कमेटी की कोई हैसियत नहीं। हाँ कानून साजी कौन सी पार्लियामान की बात कर रहे हैं? इस पार्लियामान की जिन्होंने आइन तोड़े। यानी मैं 3 मिसालें रख देता हूं। आइन में है कि इलेक्शन कराने की तारीख जो है ना सदर और गवर्नर देगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57 में तरमीम दे दी। तायाद नायली आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम किस तरह कर दी? सेक्शन 200। मैंने चैलेंज किया हुआ है ना, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। फिर मखसूस रजिस्ट्रों के हवाले से भाई अपना हिस्सा बा मुताबिक जिसको मर्जी दे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और चैलेंज भी किया हुआ है। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए दूसरी, जहां तक कमीशन का मकसद क्या है, खुद ही मान लिया। कमरुल इस्लाम साहब राजा साहब कह रहे थे कि जनाब वो कमीशन तो पता नहीं, अगर कोई फैसला हो गया, अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो ये करेगा,
अच्छा जवाब दिया है जजमाल अपना बंदोखेल साहब ने। उन्होंने कहा उसकी हैसियत कोई नहीं होगी, वो अपना जो भी एक डॉक्यूमेंट आएगा वो किसी ट्रायल को इफेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं। ठीक हो गया अजहर साहब, अब मैं जरा कादिर मंदुखेल साहब को भी सर टाइम दूं कुछ थोड़ा सा। मंदुखेल साहब सर कुछ बातें, अजहर सिद्दीक साहब ने कुछ कानूनी नुकात उठाए हैं, वो अभी भी इस्तदलाल कर रहे हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी से ज़्यादा कमीशन जो है वो मजबूत है। सर इसके ऊपर भी रिस्पॉन्स कीजिएगा। और फिर जो सारी सूरत हाल इस वक्त सियासी है जिसमें मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है, इसमें आगे बढ़ना कैसे होगा सर, ख़ास तौर पर जब एक एहतजाज की कॉल भी दी जाए? देखिए, पहली बात तो जो मैं बीच में मुदाखलत कर रहा था वो ये कि अजहर सिद्दीक साहब पहले कमीशन की बात कर रहे थे, बाद में करारदाद की। करारदाद की तो बात ही नहीं हो रही है। करारदाद की तो सिंपली असम्बली में पेश कर दिया, पास हो जाए, एक मोरली कोई इंप्रेशन है, बाकी उसके अलावा कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है। बाकी कमीशन की भी कोई हैसियत इस वजह से नहीं है सिवाय वो फैक्ट फाइंडिंग करा, भाई ये हुआ, उसका केस पे वो भी अजहर सिद्दीक साहब ने मान लिए कि केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन पार्लिमानी जो कमेटी है उसका असर ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई जो है ना एक बात पे मुत्तफिक हो जाए तो उस हवाले से वो कानून साजी कर सकते हैं। यकीनन मुख्तलिफ जमातों के जब लोग होंगे और वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए, और मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर इस बात पे इतफाक हो जाए कि पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट खत्म किया जाए तो खत्म होगा। पाकिस्तान में हर सूबे में, हर जिले में सुप्रीम कोर्ट बनेगा, बन सकता है। तो कानून साजी पार्लियामेंट होगा और वो सीधा लोग होंगे। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी से एक नुमाइंदा होगा, तो पूरे पीपल्स पार्टी की जो वोट है वो उसके तहत होगा। पीटीआई के जो एक नुमाइंदा होगा तो पूरे पीटीआई होगा। वो तो बात क्लियर हो गई है, खुद अजहर साहब ने इसको क्लियर कर दिया है कि कमीशन का ये सूरत चाल है। अब सवाल ये कि ये सारी चीज़ों का जो 9 मई ये बार बार दोहरा रहा है, अजहर सिद्दीक साहब में कानूनी ज़बान में मुझे समझा दे, सुनने वाले भी देख रहे हैं, कि ये बता दे कि एक भी दरखास्त आपको किसी अदालत, किसी फोरम पे पड़ा हुआ है कि ये 9 मई की जो सारी चीज़ें वो है ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या जमात ने की है? एक भी मुझे दरखास्त बता दे, जितनी भी वीडियो चले हैं मुख्तलिफ मीडिया पे जो पीटीआई के लोगों ने चला है, उनकी फॉरेंसिक करा जाए ये जाली है। एक भी दरखास्त ऐसी बता दे जिसमें वो ये कह दे कि फला मारा नहीं है। जिन लोगों को सजाई हुई है फौजी अदालत से, उनको तो उन्होंने हार फूल पहना है, तो आपने तो तस्लीम कर दी है। यानी जो अदालत में हम कहते हैं किसी केस में जब कंप्रोमाइज होता है तो हम ये कहते हैं कि उसने तो जुर्म कबूल किया, और यकीनन जुर्म उस वक्त कंप्रोमाइज उस वक्त होता है जब आप एक चीज एक्सेप्ट करते हो। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो कंप्रोमाइज नहीं होता उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जुर्म तो उन्होंने कबूल कर लिए जब आर फूल पहना दिए खैबर पख्तूनख्वा सीएमओस में उन लोगों को जिनको सजाई हुई है, जिनकी बाकायदा वीडियो आई। और कानूनी शहादत आर्टिकल 164 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, कोई भी ऑडियो वीडियो जो अगर जेन्युइन है वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है। तो ये तो कानून बड़ा वाज़ेह है। और इसी कानून के तहत चंद साल पहले जो बर्तानिया में सजाई हुई है वो किस भी हुई है, वीडियो के अंदर जो लोग थे उनको पकड़े, और फिर इनकी जो पीटी भाई ये ट्रंप है, जो उनके लोग पकड़े गए उन लोगों को सामने, तो फिर उन्होंने 17 साल सजा किस पे भी वही हुआ जो वीडियो के अंदर उस कैपिटल हिल पे या दूसरे बिल्डिंग पे जब हमलावर थे तो उस वीडियो के जरिए उनको गिरफ्तार करके उनको सजाई दी है। तो ये कानून पाकिस्तान में मौजूद है और उस कानून के तहत ट्रायल चल रहा है, चाहे फौजी अदालतों में, चाहे सिविलियन अदालतों में, चाहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको तो कि कल परसों रात इनका हामिद रजा साहब जो अपोजिशन की तर्जमान है उस कमेटी के जो खसूसी कमेटी बनी है, और इरफान सिद्दीकी जो हुकूमती तर्जमान है, इन दोनों ने एयरवाई पे आके एक्सेप्ट कर लिए कि इमरान खान साहब की रिहाई की वो कमेटी में बात करते थे और शाह महमूद कुरैशी की और फलां की बात करते थे। जब टेर्री तौर पे उनसे लिए तो क्या आसिरान को कर दो। हाँ, आसिरान भी इमरान खान साहब आता है, आना भी चाहिए, मैं सो इनकार नहीं हूं, लेकिन सवाल ये इनका वन पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा करो, खान है तो पाकिस्तान है, नहीं तो कुछ नहीं। ये मैं नहीं कहूं, शमदाना गुलजार साहबा और शहरियार अफरीदी साहब मीडिया पे आपके कह चुके हैं सारे। सवाल ये है, ये जो अभी इतनी बढ़के मार रहे सारी चीज तो इस्तेमाल कर लिए, इन्होंने फौजी तनसीबात को जलाया, उन्होंने शहीदों की यादगारों को जलाया, इन्होंने जो है ना MM आलम के सिंबॉलिक जहाज को और कर्नल शेर खान के मुजस्मे
चश्मे को जलाया, रेडियो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का ऐलान हो गया ये है रेडियो पाकिस्तान, और तो उसको भी जला के राख कर दिए। उसके बाद कौन सा अरब है? फिर उसके बाद मासूम पश्तूनों को इस्लामाबाद में ला के गोलियों के सामने छोड़ के खुद भाग गए। सामने कोई MNA MPA कोई नहीं मरा तो सिर्फ गरीब आदमी। और फिर उसके अलावा इनके अपने सूबे में करम में एक जिले के अंदर राशन दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए ऐसे ले जा रहे हैं तोपों के और टैंक के बीच में, जैसे कोई गजा में राशन अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच जा रहा है। ये तो आपके अपनी सूबे में हाल है। 4 दिन आदमी निकले नहीं है। खान साहब 14 साल सजा हो गई और मुशर्रफ भी 7 साल सजा हो गई, और खान साहब ने शिकवा की है। मुशर्रफ भी सजा होने के बाद आप लोगों ने वो नहीं किए, तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं एहतजाज की? मंदू खैल साहब, मैं जरा राजा साहब को भी जो है वो शामिल करूं। राजा साहब, सारी गुफ्तगू आप सुन ही रहे हैं सर। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात की आपकी पेशकश ठुकराई जा चुकी है। अब 8 फरवरी को अगर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, इस्लामाबाद की तरफ आती है, एहतजाज का दायरा बढ़ाती है, तो खतरा महसूस नहीं करते सर? हुकूमत तो चाहती है ना कि स्टेबिलिटी है मुल्क में। खतरा तो नहीं, हाँ एक खतरा है कि फिर एक और कमीशन बनाने का मुतालबा शुरू हो जाएगा कि अब 8 फरवरी का भी कमीशन बनाए। देखो ना, ये जब बुनियाद ही कोई कंक्रीट ना हो, मसलन ये जो भी आपने पता नहीं 500 सफ़ों का या 400 सफ़ों का खत का कहा, 349 क्या लीगल हैसियत है सिवाय इसके कि आप जो है वो एक इंतशार पैदा किया जाए, सिवाय इसके कि मीडिया हाइप क्रिएट की जाए और उस पर चिट्ठी में आप जो मर्जी लिख सकते हैं। यानी किसी जज को, किसी जस्टिस को, किसी चीफ जस्टिस को मुझे बताएं, दोनों भाई मेरे कानूनदान हैं, वो लिखे हुए खत की क्या कानूनी हैसियत? वो उस खत को कहीं वो ट्रायल का बुनियाद बन सकता है क्या? उन्होंने कोई पिटीशन की है, किस सेक्शन के तहत की है? तो ये तो एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है कि खत अगले तक अभी पहुंचता नहीं है और उसे आप मीडिया पे और इधर उधर नशर करके और अपनी एक बनाने की एक जाली कद को बढ़ाने की कोशिश है और एक इंतशार पैदा करने की कोशिश है। अगर कोई कंक्रीट चीज है जो उन्हें अदालतों में पिटीशंस की, हम उन्हें मानते हैं, उन्हें तस्लीम करते हैं, उनका कानूनी हक है और अदालतें उन्हें सुनेगी। जो भी कोई अगर हाई कोर्ट में कहीं या सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम चैलेंज हुई, अगर पीका एक्ट चैलेंज हुआ, तो वो राइट है, वो कानून है। लेकिन ये खतूत की क्या हैसियत है और इसकी बुनियादी मैलाफाइडी होती है और ये कि तो इसका एक उसको नशर करके और फिर उसको एक जिसे कहते हैं स्कैंडलाइज करना, इसके अलावा अदालतों को स्कैंडलाइज करना और जजेस को बदनाम करना और अदालतों की को जो है उसको मतलब उनकी बदनामी का बायस बनना, इसके अलावा इसकी कोई और। ठीक हो गया सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंतुखेल और राजा कमरुल इस्लाम साहब। कुछ बात करते हैं पीका के टीके के ऊपर कि जो आज़ादी इज़हार को हुकूमत लगा चुकी है और मेरे बाजू में बंदा ये काला बैंड भी इसीलिए है। मैं अजहर सिद्दीक साहब, सर आप लोग साथ खड़े होंगे आज़ादी इज़हार के लिए मामलात अगर कानूनी जो फोरम्स के ऊपर जाते हैं सर? अच्छा सर, एक बात कह दूं, अपना वीडियो ऑडियो शॉडियो जितनी भी हो ना, इसकी हैसियत कोई नहीं है। 164 का बयान बंदा खुद अदालत में जाकर देता है, फिर उसकी अहमियत होती है। फिर जब तक एविडेंस नहीं होती है अदालत के अंदर, जब एविडेंस का टेस्ट नहीं होता, फिर छोड़ देना चाहिए चुप करके। ऑडियो वीडियो आई है, अदालतें खत्म करें ऑडियो वीडियो की बेस पर, कौन करेगा फैसला? ये चले बहरहाल, ये अपनी जगह बातें हैं। हमें जो समझना है ना, ये पाकिस्तानी कौम आईने पाकिस्तान 1973 में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। कल पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई सियासी जमात हो, अल्लाह ना करे जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रहे हैं ये देखें। जब देखेंगे तब देखिएगा कौल फ़िल में तजाद जजिस के बारे में जो बातें करते रहे हैं, साकिब निसार साहब के बारे में, उमर ताब इंदियाल साहब के बारे में, जाजुल हसन के बारे में, वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। 3 लोगों को तो सजाई हुई थी जजिस के फैसले के ऊपर नून लीग के कॉन्टेक्स्ट में। और ये अब जाए पीका के हवाले से, देखिए पीका में ऑर्डिनेंस में ना हमने तरमीम की थी ना उस वक्त की, जनाब आसफ अली, जनाब बिलावल भुट्टो साहब की और शहबाज शरीफ की तकरीरें निकाल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा, मरियम सफदर की तकरीरें निकाल लें। और वो बाकायदा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उसकी अपील फाइल की, FIA नहीं है, मैं रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूँ आपको। और वो चाहते थे, अगर चाहते ये बरकरार रखना, मरियम औरंगजेब ने वो अपील वापस ले ली। हमने इस पे बाकायदा काम शुरू कर दिया और हम पीका और टीका और काला कानून, इसको बाकायदा हम चैलेंज कर रहे हैं। ये कानून का मकसद सिर्फ आजादी इज़हार राय को दबाना है, यानी वो वही दौर में ले जाना चाहते हैं डिक्टेटर या मार्शल के दौर में, जब एक ही टीवी हो, अपना
और अकेला ही बंदा बैठा हो, यानी और कोई बात ना कर सके। चैनल हमारे काफी हद तक कंट्रोल है, नाम इमरान खान का लिया नहीं जा सकता, बानी पीटीआई कहना पड़ता है, यानी हालत ये हो गई है ना। तो अब और मजीद टाइट करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में, अब बताओ, इमरान खान के बारे में, के बारे में पूरी दुनिया में अखबार बड़े पड़े हैं। अगर ये कानून या ये हालात ठीक होते तो पूरी दुनिया क्यों बात कर रही है? अब ये डिफेंसिव हुए खड़े हैं बेचारे, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया मंदो खेल साहब। सर, आज़ादी आज़ार के लिए पीपल्स पार्टी तो बड़ी बात करती थी सर, अब दस्तखत भी कर दिए जरदारी साहब ने। जी बिल्कुल, दस्तखत करना भी चाहिए। जब दोनों ऐवान से पास हो गया है तो सदर के पास दस्तखत करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। नंबर एक बात, इतराज कौन कर रहा है? मैं शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब के साथ मौजूद था जब पीटीआई के दौर में पीका ऑर्डिनेंस आया था जिसमें 10 साल सजा थी। पैदल हम सारे अपोजिशन के एमएनए जो है ना वो साफी हजरात के पास आए थे, लेकिन उस वक्त था एक ऑर्डिनेंस। आज है बाकायदा एक बिल, कानून जिस पे डिबेट हुआ है हर चीज, और एक लफ्ज कहना काला कानून, आगे मुझे बता दो से आगे बता दो सी कौन सा उसमें मुश्किल क्या है। अगर आपने गुल्लू भट्टों को, बदतमीजों को जो टोला आपने बाहर बिठाया है, राजा आदिल समेत, जो पाकिस्तान के किसी अदारे को, सुप्रीम कोर्ट, हम सियासी लोग तो आदी हो चुके हैं इनकी गाली गलौज सुनने की, किसको छोड़ा है? उसको लगाम नहीं देना चाहिए। आप जिस चैनल पे बैठे हुए आप गलत खबर करोगे, आपका सरबरा, आपका एमडी, आपका मालिक जो है ना वो आपको पकड़ेगा, उसके ऊपर कैमरा पकड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया पे 50 रुपए का सिम लेके जब ये लोग गाली गलौज करके लोगों की इज्जत उछालते हैं, उसको नहीं पकड़ा जाए? और ये कौन लाया था? ये कानून तो लाया था। और 2020 का असेंबली के फ्लोर पे आज भी पड़ा हुए रूल्स। ठीक हो गया कादिर मंदो खेल साहब। सर आपकी बात आ गई, वक्त मेरे पास कम है तो मैं जरा राजा साहब की तरफ चलूंगा। राजा साहब, आप क्या कहेंगे? कोई बात सुनेंगे हमारी, मुशावरत करेंगे हमसे, या बस अब जो हो गया सो हो गया? सर, 3 बातें। पहली बात तो यह है कि जो तरमीम आई है वो प्रीडोमिनेंटली तो है ही जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके अलावा तो तरमीम में कोई ज्यादा काबिल जिक्र बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो मीडिया के हाउसेस थे या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, उनको उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या उनसे उतनी डिस्कशन नहीं हो सकी, इस बात में तो वजन है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि उसके अंदर गलती क्या है, उसके अंदर गलत क्या है, तो वो फिर बात वही मंदो खेल साहब वाली आ जाती है। सर, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आज साहब बहस हो सकती है। कादिर साहब, सर आपके साथ भी वसद एहतराम अजहर सिद्दीक सर आपके साथ भी यही एक मुतालबा है कि ये तो बात समझे ना कि कम अज़ कम इस बात का तयन करने के लिए कोई समझदार अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो ये तय कर सके कि खबर वाकई झूठी थी या खबर सच्ची थी। फेक न्यूज़ की जब तक डेफिनेशन नहीं होगी उस वक्त तक महसूस ये होता है कि इस तरह पाकिस्तान में नैब का कानून हो या दीगर कवानीन हो, उनका गलत इस्तेमाल होता रहे, वैसे ही कुछ फंदा यहाँ पर भी कसा जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।